समझने का प्रयास कर रही है। समझने के लिए क्या है, मूल रूप से समझ में आता है तो हमारे चारों ओर जो भी एग्जिस्टेंस है वो समझने की वस्तु है। दूसरी बात, समझने की वस्तु जो है वो मानव है। और तीसरी बात, समझने की वस्तु जीवन है। इसमें भी जो समझने का क्रियाकलाप है वो शिक्षा संस्कार पूर्वक होता है। और शिक्षा संस्कार पूर्वक मानव प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने का प्रयास करता है। यदि वो प्रकृति के नियमों के साथ जीने का प्रयास करता है तो उसका जीना प्राकृतिक संबंध के रूप में सफल होता है, सुखी होता है। यदि वो प्राकृतिक नियमों को नहीं समझ पाता है और मनमानी तरीके से जीता है तो आज जैसी स्थिति पैदा हो गई है वैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, या पहले भी विगत में कभी मानव जाति के इतिहास में हुई हो। ज्ञात इतिहास में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री को समझते हैं तो ह्यूमन हिस्ट्री कई लाख साल पुरानी है। तो जैसे प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके या प्राकृतिक नियमों को ना समझ के मानव जाति ने जो उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित किया है, उसके परिणाम स्वरूप ये धरती तापग्रस्त हो गई, ग्लोबल वार्मिंग आ गई। बोलचाल की भाषा में कहें तो धरती को बुखार हो गया, धरती में प्रदूषण हो गया और हवा, पानी और वातावरण में सभी जगह असंतुलन हो गया। और ये असंतुलन इतना भयानक है कि स्टीफन हॉकिंस जैसे नोबल लॉरिएट जो है ये कहते थे कि यदि यही प्रवृत्तियाँ उत्पादन प्रणालियों की और तकनीकी की जो अंधी दौड़ है, यदि ऐसी ही चलती रहती है तो हो सकता है कि मानव जाति जो है इस पृथ्वी पे 30-40 साल के बाद सरवाइव ना कर पाए। हम लोगों की ये चिंता है कि हम इस पृथ्वी पर निरंतर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर निरंतर रहना चाहते हैं तो हमारा दायित्व है कि प्रकृति के नियमों को समझा जाए। और मुझे लगता है कि शिक्षा का जो इतिहास है, विज्ञान शिक्षा का भी जो इतिहास है, उसमें एक समय हम लोग ऐसा सोचा करते थे कि हमको प्रकृति के ऊपर विजय पाना है, यानी प्राकृतिक नियमों को अपने अनुसार चलाना है। धरती के वातावरण को मानव अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान से वैश्विक स्तर पर इस बात की स्वीकृति हो गई। जैसा हम लोग यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें इस बात को पहचानते हैं कि ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस जो है इस बात के लिए हो रही है कि कैसे ऋतु का संतुलन बना रहे। क्लाइमेट चेंज को लेके सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग को लेके सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको लेके चर्चा हो रही है, जो प्रदूषण फैला है। जैसे कोविड के इस काल में भी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ज़्यादातर ये खबरें सुनने को मिली है कि जैसे मानव का हस्तक्षेप जो है कम हुआ था, उसके कारण वातावरण में काफ़ी कुछ सुधार हुआ था। कुछ खबरें ऐसा भी कह रही हैं कि इससे ओजोन लेयर में जो छेद था वो उसमें भी भरने में या उसको रिपेयर होने में सुधार हुआ है। तो इससे पता लगता है कि आदमी ने जो अपनी जीवन शैली को, जीने की कला को और उत्पादन प्रणालियों को जिस प्रकार से सुनिश्चित किया है, उस विधि से जीने में प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, मिनरल का डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहीं कहीं एसिड रेन हो रही है और एल नीनो इफेक्ट भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का कारण है, जो ऋतु परिवर्तन का कारण है। ऋतु परिवर्तन के कारण से उत्पादन साइकिल में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एक ह्यूमिड कंडीशन में ही किसी एक प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। मानव परंपरा को उसको समझने में समय लगता है और उसके आधार पे उसका इकोनॉमिक सिस्टम जो है डेवलप होता है। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है वो मानव के प्रोडक्शन साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। प्रोडक्शन साइकिल के डिस्टर्ब होने से ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो एक प्रकार से जो मैंने कहा कि मानव का समझने का काम है, और वो समझना है हमको, प्राकृतिक नियम को समझना है, अपने चारों ओर के वातावरण को समझना है।
और इस वातावरण को बनाए रखते हुए, इसके संतुलन को रखते हुए, इसके निश्चित आचरण को बनाए रखते हुए हमको मानव जाति को इसके साथ जीने को सुनिश्चित करना है। यदि हम इस धरती पे अनंत काल तक रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मानव संतान जो है वो इस धरती पे सुखपूर्वक जी सकें, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का, इस प्रकृति के वातावरण का लाभ ले सके, उत्पादन का जो साइकिल है वो नियंत्रित बना रहे और हम समृद्धि पूर्वक, सुख पूर्वक जो है इस धरती के वातावरण में जी सकें। ये हम सबकी जवाबदारी है और ख़ासकर उन लोगों की जवाबदारी ज़्यादा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि जो शिक्षित है उसी ने प्रकृति में सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप किया है। सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप जो है यदि देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं और उन्होंने जो तकनीकी पैदा की है, उस तकनीकी का बहुत मनमानी तरीके से उपयोग हुआ है और उसके कारण से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ा है और ये मानव जाति के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक ये बात है जिसको हमको समझना है। दूसरी बात है कि मानव का जो जीना है वो मानव संबंधों में भी होता है। हम सभी लोगों का जन्म जो है किसी परिवार में होता है। हम सब एक परिवार की अविभाज्यता में अपने को पहचानते हैं। मेरा अपना होना, आपका अपना होना, आपके अपने परिवार के साथ ही होता है। तो मानव अकेला जन्म जरूर अकेले लेता है, लेकिन उसका जन्म किसी परिवार में होता है और परिवार में सबसे पहले वो माता के संबंध के साथ होता है और फिर इसके बाद पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने संबंध को पहचानता है। यदि वो संबंधों में जीने की समझ उसके अंदर होती है या उस परिवार में संबंधों में जीने की समझ होती है तो वो परिवार सुखी होता है, नहीं तो परिवार में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। संबंधों में तनाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। कई बार परिवार टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, ऐसी भी घटनाएं होती हैं। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी परिवार टूटने का जो क्रम है वो तेज हो गया है। लोग अब फैमिली लाइफ में जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि फैमिली लाइफ में नहीं जीते हैं तो प्रश्न उठता है कि वो जिएंगे कहाँ, जीने की जगह कहाँ है। क्योंकि अकेले में आदमी अपनी किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। ना इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं, ना बौद्धिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ना फिजिकल नीड्स पूरी होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, एक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे शिक्षा संबंधी जो आवश्यकता है, स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकता है, उत्पादन संबंधी जो आवश्यकता है, विनिमय संबंधी जो आवश्यकता है, न्याय सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकता है, क्योंकि हर मानव जाति को सुरक्षित रहना है और मानव जाति को न्याय को सुनिश्चित करना है, इसलिए न्याय सुरक्षा भी एक काम है। तो ये जो भी काम हैं जिनको हम लोग शिक्षा, संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, सुरक्षा कार्य के रूप में देखते हैं, ये सब मिलजुल के ही होते हैं, संबंध पूर्वक होते हैं, सह अस्तित्व पूर्वक होते हैं। ये कोई एक व्यक्ति इसको सुनिश्चित नहीं कर सकता है और इनके बिना मानव का जीना नहीं होता है। तो इसलिए मानव को मानव के साथ संबंध को समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यदि सामाजिकता को सुरक्षित रखना है, राष्ट्रीयता को सुरक्षित रखना है, मानवता को सुरक्षित रखना है, तो हमको मानव संबंध को समझना होगा और मानव संबंध में परिवार में जीने को, जिसको हम कह रहे हैं कि परिवार में, संबंधों में न्याय के साथ जीने को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि अभी हम लोग जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में जी रहे हैं उसमें परिवार में जीने की व्यवहार शिक्षा ना हो पाने के कारण लोग संबंधों में सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं और इस भ्रम के कारण से सामाजिकता भी कम हो रही है, राष्ट्रीयता भी कम हो रही है और मानवता भी कम हो रही है। जो परिवार में जो व्यवहारिकता होती है उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। और इसके जगह पर
व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। और इंडिविजुअलिज्म जो है वो सामाजिकता की विरोधी चीज़ है। और जब हम व्यक्तिवाद को समझने जाते हैं तो पता लगता है कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो उसकी सार्थकता प्रमाणित नहीं होती है, उसका कोई आचरण का पता नहीं लगता है। जब किसी भी व्यक्ति के आचरण का पता, उसकी प्रतिभा का पता, उसके व्यक्तित्व का पता तभी लगता है जब वो किसी दूसरे के साथ जीता है, किसी दूसरे के साथ संबंध को पहचानता है और संबंध को पहचानने के बाद उस संबंध का निर्वाह करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ संबंध को पहचानते हैं और संबंध का निर्वाह करते हैं, और उस निर्वाह में अपने बच्चे में हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे में स्वयं के प्रति विश्वास आ जाए। माता पिता ये भी चाहते हैं कि बच्चे में श्रेष्ठता का सम्मान करना आ जाए। माता पिता ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हो जाएं, समझदार हो जाएं। माता पिता ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चों में प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो जाए। मतलब जिस प्रकार की समझदारी विकसित हो वैसा ही वो जीने में भी दिखे। तो इसलिए प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को बनाए रखने के लिए भी माता पिता को चिंतित देखा गया है। और माता पिता ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे व्यवहार में सामाजिक हो जाएं, क्योंकि सामाजिकता के बिना मानव जाति जी नहीं सकती है। और यदि सामाजिकता के बिना मानव जाति जिएगी तो जंगल युग में चले जाएंगे। जैसे जानवर आपस में जीते हैं उस तरीके से जीना जो है मानव जाति में दिखने लगेगा, और कहीं कहीं दिखने भी लगा है। और इसलिए छीना झपटी, हिंसा, लूट खसोट, शोषण, है ना, अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, ये जो है बहुत चरम पे आ गया है। और उसका मूल कारण है कि परिवारों में संस्कार नहीं है। यानी माता पिता अपने बच्चों को व्यवहार में सामाजिक नहीं बना पा रहे हैं। और जो पांचवी अंतिम बात है जो माता पिता, हर माता पिता ये चाहता है, गुरु भी यही चाहता है, शिक्षा संस्थान भी यही चाहती है कि बच्चे स्वावलंबी हो जाएं। यदि बच्चे स्वावलंबी होते हैं तभी वो अपने परिवार का, अपने संबंधों का निर्वाह कर पाते हैं। यदि उनमें स्वावलंबन नहीं होता है, अब वो स्वावलंबन कई प्रकार से हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में हो सकता है, नौकरी के रूप में हो सकता है, खेती बागवानी के रूप में हो सकता है। लेकिन स्वावलंबी होना चाहता है, हर मानव स्वावलंबी होना चाहता है, और हर परिवार जो है स्वावलंबन को सुनिश्चित करना चाहता है। और ऐसा देखा गया है कि जब भी माता पिता इसको कर पाते हैं तभी वो तृप्त होते हैं, जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं। तो ये जो परिवार में संस्कार होता है जो हर माता पिता अपने बच्चे के साथ निर्वाह करता है, इसके साथ वो उसके शरीर की सुरक्षा करता है, उसके शरीर का पोषण करता है, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके खाने पीने का इंतजाम करता है, कपड़े लत्ते का इंतजाम करता है, उसकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करता है। ये जो कर्तव्य और दायित्व का भाव है, यही नई पीढ़ी को संस्कारित करता है, और फिर नई पीढ़ी, अग्रिम पीढ़ी के लिए इन्हीं कर्तव्य दायित्व की निरंतरता के साथ जीती है। तभी मानव का समाज में या परिवार में जीना सुनिश्चित होता है। यदि व्यक्तिवादी विधि से देखेंगे तो क्या होगा, जैसा यूरोप और अमेरिका में देखने को मिल रहा है, वो धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में भी आ गया है। यदि परिवार टूटता है तो बच्चों को पालने की जवाबदारी राष्ट्र के ऊपर आ जाती है। कोई देश जो है वो बच्चों के किंडरगार्टन या क्रैश खोल देते हैं, जिसमें बच्चों को पैदा करने के बाद माता पिता छोड़ देते हैं। वो बच्चे माता पिता के संरक्षण में नहीं पलते हैं, उनको राज्य पालता है। तो राज्य के पालने में और परिवार के पालने में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि जब हम परिवार में पलते हैं तो हमको ममता, वात्सल्य, स्नेह आदि और प्रेम आदि मूल्य भी हमारे साथ साथ पोषण, संरक्षण के अलावा हमारा मूल्यों का पोषण भी होता है, संस्कार का पोषण भी होता है, और उससे पीढ़ी से पीढ़ी एक दूसरे के साथ जुड़ाव भी बनता है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। लेकिन राज्य जब किसी मानव संतान का पोषण करता है तो उस समय ज़्यादातर जो राज्य का ध्यान होता है वो पोषण, शरीर के पोषण और संरक्षण संबंधी होता है। उसमें मूल्यों का निर्वाह नहीं होता है, संस्कार का निर्वाह नहीं होता।
तो ये एक समस्या बनती है। और इसके बाद जो माता पिता होते हैं उनको भी ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको माता पिता ने पोषण नहीं किया है वो माता पिता के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी वो अपने दायित्व का वहन नहीं करते, जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। और इस प्रकार से जो परिवार का टूटना, समाज का टूटना जो है मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। एल्विन टफलर करके एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने फ्यूचर शॉक एक किताब लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा शॉक आने वाला है वो सोशल डिसइंटीग्रेशन है। और जिस समय एल्विन टफलर ने एक किताब लिखी थी उसके बाद से लगातार यूरोप और अमेरिकन सोसाइटी में फैमिली डिसइंटीग्रेशन हुआ है, सोशल डिसइंटीग्रेशन हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति सरोकार से भरा हुआ नहीं रहता है तो वो राष्ट्र के प्रति भी नहीं रह सकता है। और इसलिए धीरे धीरे जो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो संविधान का इंस्टीट्यूशन होता है, उसके प्रति भी अनास्था पैदा हो जाती है, राज्य के प्रति भी अनास्था हो जाती है, सामाजिक संस्थाओं के प्रति भी अनास्था हो जाती है, क्योंकि उसके आस्था का ध्रुवीकरण उसके परिवार में नहीं हुआ है। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं, और हमने कोविड के समय में इस बात को देखा कि किस प्रकार से अमेरिका जैसे समृद्ध देश में लूटपाट की घटनाएं हुई। लोगों ने वहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट लिया। इससे पता लगता है कि वहाँ सामाजिकता का घोर अभाव है। हमारे देश में भी कोविड की स्थिति काफ़ी गंभीर रही, बहुत रहा, लेकिन हमारे देश में लूटपाट की घटना नहीं हुई, बल्कि समाज के कुछ हिस्सों ने भागीदारी करके इसको संभालने का प्रयास किया, क्योंकि इस देश में अभी सामाजिकता की जो जड़ें हैं वो समाज में बनी हुई हैं, मानव समाज में बनी हुई हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि समझने की दो जगह हैं। एक जगह है जिसको हम कह रहे हैं मानव के संबंधों को समझना। मानव के संबंधों का विस्तार जो है सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था के रूप में फैला रहता है। संस्कृति के रूप में हम जीने की समझ को पहचानते हैं, और सभ्यता के रूप में जीने के लिए जो आवश्यक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है उनका विकास करते हैं, और विधि पूर्वक इसको नियंत्रित रखते हैं। और व्यवस्थाएं जो हैं, जो शिक्षा सुलभता है, स्वास्थ्य सुलभता, उत्पादन सुलभता, इनको सुनिश्चित करती हैं, और साथ में सुरक्षा का काम भी करती हैं। इस अर्थ में जो मानव जाति है उसको समझा जा सकता है। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था मूलतः सह अस्तित्व पूर्वक जीने का ही विस्तार है, और यही सह अस्तित्व परिवार में पहचानने में आता है, और परिवार के साथ समाज में, और समाज के साथ राष्ट्र में, और राष्ट्र से फिर अंतर्राष्ट्र में पहचानने में आता है। यदि परिवार में सह अस्तित्व यानी साथ साथ जीने की समझ नहीं होती है, और ऐसा व्यक्ति यदि समाज में भागीदारी करता है तो वो समाज में समस्या को पैदा करता है। यदि समाज में भागीदारी करने की समझ नहीं होती और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में पहुंच जाता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को पैदा करता है। और यदि इसी को हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परिवार में संस्कारित नहीं होता है, समाज में जीने का समझ नहीं होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जीने की समझ नहीं होती है, संबंधों में जीने का समझ नहीं होता, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि नेतृत्व में किसी विधि से पहुंच जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी समस्याओं को पैदा करता है। ऐसा हम लोग इंटरनेशनल लाइफ में देखते हैं, सोशल लाइफ में देखते हैं, नेशनल लाइफ में देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इंजीनियरिंग शिक्षा में व्यवहार शिक्षा की बात आई है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात आई है, ये एक बहुत ही आवश्यक बात है। और सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और शिक्षकों को, शिक्षक भी मूल रूप से अभिभावक ही होते हैं, क्योंकि जैसा माता पिता चाहते हैं वैसा ही शिक्षक भी चाहते हैं। शिक्षक भी ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट में स्वयं में विश्वास हो, श्रेष्ठता का सम्मान हो, प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन हो, व्यवहार में सामाजिक हो। बच्चे व्यवहार में, विद्यार्थी व्यवहार में सामाजिक होते हैं तो उससे शिक्षक का प्रतिष्ठा बढ़ता है। और हर शिक्षक यही चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे रोजगार में चले जाएं, अच्छी जगह पर आ जाएं, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, वो बेरोजगारी से ना रहें, अभाव में ना रहें, ऐसा ही शिक्षक चाहते हैं। इसलिए शिक्षक के अंदर माता पिता जैसे अभिभावक के जो गुण होते हैं वो शिक्षक के अंदर भी होते हैं। और यदि
शिक्षक इन बातों को शिक्षा के साथ सुनिश्चित करता है तो उस शिक्षक की भी प्रतिष्ठा विद्यार्थियों के मन में, अंतर मन में प्रतिष्ठित हो जाती है और उनको जिंदगी भर अपने विद्यार्थियों से सम्मान मिलता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान को तो चाहता ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो समझने का एक एरिया है जिसमें हम लोग प्राकृतिक संबंधों को समझते हैं, जिनको हम लोग नैसर्गिक संबंध कह रहे हैं, क्योंकि मानव का जीना जो है नैसर्गिकता के साथ है। हमको हवा पानी चाहिए, हमको शुद्ध हवा चाहिए, हमको शुद्ध पानी चाहिए, और हमको जो खाद्य सामग्री चाहिए वो भी शुद्ध सामग्री चाहिए। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो खाद्य सामग्री बाजार में आ रही है, फल है, दूध है, खाद्यान्न है, आदि आदि जो भी कुछ आ रहा है, उसमें रसायनों का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि रसायन और पेस्टिसाइड के उपयोग से उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है लेकिन उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। तो एक बात तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उत्पादन में गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि उसमें पेस्टिसाइड होने के कारण से खाद्यान्न में जहर आ रहा है। ये दोनों चीज़ें मानव के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पोषण के लिए ठीक नहीं है, और इसके कारण से रोग, बड़ी संख्या में रोग बढ़ रहे हैं। जैसे हवा में प्रदूषण होने के कारण से लंग्स से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, और कुछ लोग ऐसा भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हवा में, वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसके कारण से स्किन कैंसर भी होता है और अन्य प्रकार का कैंसर भी जो है वो देखने को मिलता है। तो जो पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है वो भी कैंसर को जन्म देता है, और जो वातावरण में जो प्रदूषण है, हवा पानी में जो प्रदूषण है, उसके कारण से भी कैंसर जैसे अन्य रोग भी जो है पैदा होते हैं। जैसे दिल्ली की हवा प्रदूषित होने के कारण से दिल्ली में 70% से ज़्यादा लोगों को लंग्स से संबंधित बीमारी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक संबंधों को समझना पड़ेगा, हमको इस वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करना होगा, उत्पादन प्रणालियों को इस प्रकार से सुनिश्चित करना होगा कि हम उत्पादन तो करें लेकिन उससे प्रदूषण ना हो। हमको जो बिजली बनाने के लिए वैकल्पिक विधियों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जो बिजली कोयले से बनाते हैं, जिसको थर्मल पावर स्टेशंस बोलते हैं, उसमें कोयले से पानी को गर्म करते हैं और उसकी भाप से जो है टरबाइन को चला के बिजली पैदा करते हैं, और जो कोयला जलाते हैं उसमें बड़ी संख्या में प्रदूषण होता है, और कोयले की जो राख बचती है जिसको फ्लाई ऐश कहते हैं, वो भी वातावरण में जाके मिट्टी की फर्टिलिटी को ख़त्म करती है। तो इसका मतलब है बिजली बनाने के विकल्पों को हमको, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायो एनर्जी है, या अल्टरनेटिव जो एनर्जीज हैं, जो जिन एनर्जीज को पैदा करने में प्रदूषण नहीं होता है। कुछ लोग एटॉमिक एनर्जी का विकल्प भी देते हैं जिसको क्लीन एनर्जी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एटॉमिक एनर्जी क्लीन एनर्जी नहीं है, क्योंकि उससे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल बचता है वो एक मानव जाति के लिए बड़ी समस्या है। तो जो एटॉमिक पावर रिएक्टर से जो वेस्ट निकलता है, जिसको एटॉमिक वेस्ट कहते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी रहती है, और रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रकृति के अंदर डिसऑर्डर को क्रिएट करती है। यदि वो ह्यूमन सेल के संपर्क में आ जाती है तो ह्यूमन सेल में कैंसर को ग्रोथ कर देती है, और यदि वो प्लांट सेल के संपर्क में आती है, एनिमल सेल के संपर्क में आती है, तो उसमें भी जाके वो कैंसरस ग्रोथ करती है। इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रकृति के नियमों की उपेक्षा जो है मानव के लिए घातक है। इसलिए इसको हमको समझना ही होगा, और खासकर इंजीनियरिंग और तकनीकी के विद्यार्थियों की ये जवाबदारी सबसे ज़्यादा है कि वो अल्टरनेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की दिशा में अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाएं। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो अध्यापक हैं उनका भी ये दायित्व है कि वो इस प्रकार की अल्टरनेटिव या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की तरफ जो है बच्चों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, और रिसर्च को भी, रिसर्च का जो ट्रेंड है, AICT को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रिसर्च के ट्रेंड जो है वो इस तरफ डाइवर्ट होना चाहिए, ताकि हम इस प्रकार की तकनीकी का विकास कर सकें जिससे मानव अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन भी कर सके और धरती के वातावरण को क्षतिग्रस्त ना होना पड़े। टेक्नोलॉजी के अलावा जो हम लोग फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जैसे यदि
अभी आप लोग गूगल में जाके यदि आप सर्च करेंगे तो पंजाब और हरियाणा की ज़मीन के बारे में आपको पता लगेगा कि वहाँ रसायन का, यूरिया का और दूसरे प्रकार के फर्टिलाइज़र का बहुत अधिक उपयोग होने के कारण से वहाँ की ज़मीनें खराब हो गई हैं, उनका उत्पादन कम हो गया है और बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो गई। बंजर क्यों हो गई हैं? क्योंकि जब उत्पादन प्रणाली को समझने का प्रयास किया गया तो ये पता लगा कि उत्पादन मट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के कारण से ही होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पेड़ को, बीज को अंकुरित करने में तो मदद करते ही हैं, लेकिन ये जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों को पेड़ में प्रतिष्ठित करते हैं और इस प्रकार से पेड़ों का, पौधों का पोषण होता है। और जब हम रसायनों का, कीटनाशक का उपयोग करते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं और इस प्रकार से जो उपजाऊ मट्टी होती है वो बंजर मट्टी में बदल जाती। बंजर मट्टी का मतलब होता है जिसमें उत्पादन नहीं हो सकता है। तो रसायनों का उपयोग करने से, कीटनाशकों का उपयोग करने से धीरे धीरे मट्टी का जो स्टेटा होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो लगभग 1 से 1.25 फुट 1.5 फुट तक की मट्टी की गहराई में होता है, वो मर जाता है और उसके मर जाने के बाद उसमें बीज अंकुरण होने की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो ज़मीनें हैं, जो बहुत उपजाऊ ज़मीनें थीं, जिस ज़मीन को बनाने का काम जो है वहाँ की जो नदियाँ थीं, पंजाब की जो नदियाँ थीं, वो मट्टी को बहा के लाती थी और उसमें जीव संसार जो होता था, जीव का जो वेस्ट होता था, यानी जो मानव शरीर और जीव शरीर और वनस्पतियों के शरीर जब डिकम्पोज होते हैं तो वो मट्टी के अंदर जो है जीवन तत्व को, यानी जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसको पैदा करते हैं और ऐसी मट्टी ही उपजाऊ मट्टी मानी जाती है। तो उपजाऊ मट्टी को बना के रखना और उसकी समझ को बना के रखना, उसकी तकनीकी को समझ के उस तकनीकी का लोक व्यापीकरण करना, ये सब हम लोगों का दायित्व है। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हमारी जो आहार प्रणालियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, जहर युक्त हो जाएंगी या हो गई हैं और उनकी जो गुणवत्ता है उसका ह्रास हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग जो भी सब्जियां खाते हैं उनमें वो गुणवत्ता नहीं है जो गुणवत्ता आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी और इसी के कारण से मानव शरीरों का पोषण जो है वो वनस्पतियों के माध्यम से, या जिसको अपन साग भाजी कह रहे हैं, उससे नहीं हो पा रहा है और इसलिए हमको दवाओं के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए छोटी उम्र से ही बच्चों को बहुत सारी दवाओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जीने की कला को हम समझ नहीं पाए, प्राकृतिक नियमों को समझ नहीं पाए, जो प्रकृति का रेगुलर बिहेवियर है उसको नहीं समझ पाए। मानव में जो एक नियमित और संतुलित और नियंत्रित तरीके से जो जीने की जीवन शैली थी, जिसके कारण से मानव जो है अपने समाज में, अपने परिवार में सुखपूर्वक जीता था, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुआ है और उसके कारण से पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश जो है वो बढ़ी है। हमारे देश में भी जो बड़े महानगर हैं उनमें मैरिज टूटने का जो रेशियो है लगभग 15% के आसपास आ गया है। इसका मतलब है 100 लोगों की शादियां होती हैं, उसमें 15% लोगों की शादियां टूट जाती हैं और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक नई प्रवृत्ति भी बढ़ रही है कि लोग शादी नहीं करना चाहते, मैरिज नहीं करना चाहते, ये भी एक प्रवृत्ति बढ़ रही है। और तीसरा मैंने कहा कि व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। आदमी अकेले जीने की कोशिश करता है, अकेले जब वो जीता है तो जो रिलेशनशिप का सुख है वो नहीं मिलता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति में विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव का उदय नहीं होता है। क्योंकि ममता माँ के साथ ही होती है, वात्सल्य पिता के साथ होता है, स्नेह भाई बहनों के साथ होता है, मित्रों के साथ होता है। जिसको सम्मान कहते हैं, सम्मान तभी होता है जब हम किसी की अंदर श्रेष्ठ, दूसरे के अंदर श्रेष्ठता को पहचानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तभी सम्मान होता है। जिसको हम कृतज्ञता कहते हैं, कृतज्ञता तभी आती है जब माता पिता अपने बच्चे के साथ लगातार कई वर्षों तक अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते रहते हैं, तभी बच्चों में ग्रेटिट्यूड का सेंस आता है। यदि माता पिता केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं तो बच्चे उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो ये जो मूल्यों का सुख है, ये सुख अकेले जीने में नहीं होता है। अकेले जीने वाला आदमी फिर अपने सुख की तलाश में भोग की तरफ जाता है,
खाने पीने की ओर दौड़ता है, कपड़े लत्ते की ओर दौड़ता है, सुख सुविधाओं की ओर दौड़ता है, और इसमें जब तृप्त नहीं होता है तो वो नशे की ओर जाता है। जैसा पंजाब के बारे में हम लोग ये सुनते थे, आप लोगों ने वो फिल्म का नाम सुना होगा, उड़ता पंजाब, जिसमें हाँ सर। बताया। जी। तो जिसमें ये बताया था कि नशे की प्रवृत्तियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। अभी मैं कुछ खबरें देखता हूं तो मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में भी नशा बहुत बढ़ रहा है। मुंबई में भी जो नशे की जो प्रवृत्ति है बहुत बढ़ रही है। अभी रोज ही न्यूज़ में देखते हैं कि अच्छा, ये नशा जो है धीरे धीरे और बड़े नशे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहले लोग जो है छोटे मोटे नशे करते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, फिर अल्कोहल का प्रचलन ज़्यादा हो गया, और अब तो पता नहीं क्या क्या। आप लोग ज़्यादा समझते होंगे, रोज ही टेलीविज़न न्यूज़ में जो है उनका जिक्र रहता है। तो नशे का मतलब क्या है? नशे का मतलब है कि आदमी अपने में नहीं जी पा रहा है, इतना त्रस्त हो गया है, उसकी मानसिकता में पीड़ा है, दुख है, तनाव है, और उस तनाव को, पीड़ा को, दुख को या द्वेष को, हिंसा को भुलाना चाहता है, और भुलाने के लिए वो नशे का उपयोग करता है। लेकिन नशे से समस्याएं समाधान नहीं होती। जैसे मान लो किसी के अंदर गरीबी की पीड़ा है, या किसी के अंदर अपने परिवार में प्रेम की कमी की पीड़ा है, तो नशा करने से आप भूल तो सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। तो इसलिए मानव को समस्या के समाधान विधि से जीना होगा। तो जैसा मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया था, तो आपसे ये कहा था कि हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मानव के जीने के आयाम, विविध आयाम क्या हैं। तो जब हम मानव को समझने जाते हैं, तो मैंने कहा उसमें एक समझने का क्षेत्र है और दूसरा जीने का क्षेत्र। समझने के क्षेत्र में हम मानव संबंधों को समझते हैं, जो सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था तक फैलते हैं, और दूसरा हम समझने का क्षेत्र है जिसको प्राकृतिक नियमों को समझते हैं। और प्राकृतिक नियमों को समझने का मूल प्रयोजन ये रहता है कि हम इस पृथ्वी पर प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठा के लंबे समय तक मानव परंपरा को बना के रख सकें। यानी जो प्रकृति का नेचुरल बिहेवियर है, रेगुलर बिहेवियर है, जो प्राकृतिक नियम है, उसको हम समझ सकें। दूसरा जगह है जीने की, जिसके बारे में मैंने आपको बात की। मानव में जीने की जगह परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्र है। व्यक्ति के रूप में भी मानव जीता है, लेकिन व्यक्ति के रूप में उसका जीना केवल अपने विचार के क्षेत्र में होता है। आशा, विचार, इच्छा का क्षेत्र जो है वो व्यक्ति में जीने का क्षेत्र है। यदि आशा, विचार, इच्छा के बीच में तालमेल नहीं होता है, इसमें विरोधाभास होता है। मतलब जैसी आशा होती है उसके विपरीत विचार चलता है, जैसा विचार चलता है उसके विपरीत इच्छा पैदा होती है, या जो इच्छा पैदा होती है उसके विपरीत विचार पैदा होता है। यदि इनमें तालमेल नहीं होता है तो मानव में समाधान नहीं होता है, वैचारिक समाधान नहीं होता, और वैचारिक उधेड़बुन होती है, वैचारिक समस्याएं होती है, वैचारिक तनाव होता है, वैचारिक पीड़ा होती है, द्वेष होता है, हठ होती है, हठ धर्मिता होती है, और अहंकार होता है। ये सब जो है मानव को जीने नहीं देता। तो व्यक्ति के रूप में जो जीना है वो केवल बौद्धिक क्षेत्र में जीना होता है। बाकी जो जीना है, जैसे परिवार में जीना है, वो बौद्धिकता के साथ संबंधों में जीना होता है। उसी प्रकार से परिवार अपनी बौद्धिकता के साथ जो है वो समाज संबंधों में जीता है। जो परिवार के बीच में संबंध होते हैं उसके आधार पर जीता है। उसी प्रकार से समाज अपनी बौद्धिकता का उपयोग करते हुए समाज के संबंध के साथ जीता है, तभी तभी ठीक से जी पाता है। नहीं तो सामाजिक जीवन में या सामुदायिक जीवन में तनाव पैदा हो जाता है, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग सांप्रदायिक तनाव भी कहते हैं, सामुदायिक तनाव भी कहते हैं, जातिगत तनाव भी कहते हैं। जो दलित और ठाकुरों के बीच का तनाव है, जो ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच का तनाव है, जो वैश्य और ठाकुरों के बीच का तनाव है, इस तरीके से भी हम लोग जातिगत, नस्ल के आधार पे, वर्ण के आधार पे, वर्ग के आधार पे तनावों को देखते हैं। जैसे किसानों का जो तनाव है, अभी जो किसान आंदोलित हैं उनके बीच में तनाव है, उसका मूल कारण है कि सामाजिकता की समझ नहीं है, और सभी लोग अपने वर्ग के हिसाब से सोचते हैं, राष्ट्र और मानवता के हिसाब से नहीं सोचते हैं, प्राकृतिक संतुलन के आधार पर नहीं सोच पाते हैं। और इसके कारण से जो वर्गवादी या समुदायवादी स्वार्थ की प्रवृत्तियां जो हैं वो उभर के आती हैं,
और हर संगठित जो वर्ग होता है वो असंगठित वर्ग का शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, और इसके बाद गरीबी और अमीरी के बीच में खाई बनती है, जाति जाति के बीच में खाई बनती है, अपने पराये की दीवारें बन जाती हैं, जो सामाजिक जीवन में जहर घोल देती हैं, सामाजिक जीवन में तनाव को भर देती है, सामाजिक जीवन में विरोध और हिंसा को जन्म देती हैं। तो इन सबको मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ सुधार की ओर नहीं है। ये प्रवृत्तियाँ जो हैं धीरे धीरे और ज़्यादा विकृत होती जा रही हैं, गंभीर होती जा रही हैं, गहन होती जा रही हैं। तो जैसे हम सब लोगों का जीवन है, खासकर जो हम लोग टीचर कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मेरी जो आयु है लगभग 59 की हो गई है, 60 के आसपास हो गया। तो अब मेरे जीवन का अधिकांश हिस्सा निकल गया। जो थोड़ा बहुत बचा है 10-15 साल का, जो एक कल्पना कर सकते हैं कि भाई इतना हमारे पास जीने के लिए बचा हुआ है, तो उसमें जो भी हमारे पास समझ है उससे लगता है कि हम जी जाएंगे। लेकिन आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो चुनौती इस रूप में है कि परिवार टूट रहा है, माता पिता जो है गैर जिम्मेदार हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी है उसमें सरोकार नहीं है, राज्य के प्रति आस्था नहीं है, राज्य में भी हम देखते हैं कि नेतृत्व में भ्रष्टाचार छाया हुआ है, हर नेता जो है वो करप्शन में गले तक डूबा हुआ है। इस स्थिति में जीना, और बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, और जो भी पोषक हमारे आहार हैं, दूध है और जो फल हैं, उन सब में जहर आ रहा है, और उसके कारण से रोग बढ़ रहे हैं। यानी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, विकराल होती जा रही हैं, और आपके सामने एक ज़िंदगी पहाड़ के रूप में है। तो हम लोग तो पुनर्जन्म को भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि यदि मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, तो मैं फिर से किसी नए शरीर के रूप में जन्म लूँगा। मुझे नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो इस बात को मानती है कि आदमी का जो जीना है वो केवल शरीर की सीमा तक नहीं होता है। आदमी जो है जन्म से पूर्व भी अस्तित्व में रहता है, और मरने के बाद भी अस्तित्व में रहता है, और कई बार वो पुनर्जन्म भी लेता है। इसलिए यदि हम इस धरती को बिगाड़ के जाते हैं, तो हमारे जन्म लेने की जो संभावनाएं अगली पीढ़ी के रूप में हैं, तो हमको ये बिगड़ा हुआ प्राकृतिक वातावरण, बिगड़ा हुआ समाज ही मिलेगा। इसीलिए यदि हम जीवन की निरंतरता को पहचानते हैं, तभी हमारे अंदर इसको सुधारने का, इसके प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों के लिए मेरा जो वक्तव्य है वो उपयोगी होगा। तो मैंने कहा कि जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, जो समझने का क्षेत्र है, तो इसमें समझने का क्षेत्र दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है अनुभव का क्षेत्र। जैसे मानव जाति में अनुभव क्या है, तो मानव जाति में अनुभव है नियंत्रण की समझ, संतुलन की समझ, नियम की समझ, न्याय की समझ, धर्म की समझ, सत्य की समझ, जिसको हम लोग फिलॉसफीज में, आइडियोलॉजीज में हम लोग समझते हैं। तो ये जो समझ है, न्याय की समझ है, धर्म की समझ है, सत्य की समझ है, प्राकृतिक नियम नियंत्रण संतुलन की समझ है, मानव में संबंध के संतुलन की समझ है, ये जो समझ है इसी को अनुभव कहते हैं। ये हमको परंपरा में मिलता है अनुभव। और इसके बाद जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग विचार क्रिया का नियोजन करते हैं। विचार क्रिया का नियोजन शिक्षा के रूप में रहता है। शिक्षा में जो लोग लगे रहते हैं वो निरंतर विचार करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, और कॉन्फ्रेंस सेमिनार के माध्यम से भी इस विचार प्रक्रिया को जीवंत बनाए रखते हैं, और इस विचार के माध्यम से मानव जाति की समस्याओं के समाधान के ऊपर विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अनुभव और विचार, इन दोनों के योगफल में मानव बौद्धिक क्षेत्र को समृद्ध करता है, और उससे वो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होता है। तो जो समझने का क्षेत्र है, उसमें समझने की वस्तु ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है। उसमें समझने की वस्तु जो है नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है। उसमें जो समझने की वस्तु है वो न्याय है, धर्म है, सत्य है। उसमें समझने की वस्तु जो है विधि है, व्यवस्था है, संस्कृति है, सभ्यता है। तो इस प्रकार से ये समझने का डोमेन है। मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी इन सब चीज़ों को समझना ही चाहता है। इसके बाद जो जीने का क्षेत्र है, जिसको मैंने कहा कि मानव 5 स्थितियों में जीता है, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, अंतर्राष्ट्र के रूप में। और इस जीने के 2 हिस्से हैं।
पहला हिस्सा है जिसको हम लोग संबंध में जीना कहते हैं, जो व्यवहारिक और सामाजिक क्षेत्र है, और दूसरा हिस्सा जो है व्यवसायिक क्षेत्र है, जिसमें शरीर के पोषण संरक्षण के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो उत्पादन कृषि के रूप में भी होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में भी, औद्योगिक उत्पादन के रूप में भी होता है। तो जीने के दो हिस्से हो गए, एक है जिसमें हम मानव संबंध में जीते हैं, दूसरा जो प्राकृतिक वैभव है, जो खनिज हैं, जो कृषि संबंधी या वन हैं, और जो कृषि से उत्पादित वस्तुएं होती हैं, उनकी उत्पादन प्रणालियों को, पद्धति को, प्रक्रिया को हम मानव जाति समझती है, और इसके बाद अपनी आवश्यकता से अधिक आहार, फल, दूध और जो संसाधन हैं, जो वस्तुएं हमको आवश्यक होती हैं, उनका उत्पादन करती है। तो इस प्रकार से ये दो जीने के क्षेत्र हैं। और यदि इन चारों के योगफल में देखें तो मानव इन चारों से क्या प्राप्त करता है, तो मानव इन चारों के माध्यम से, समझने के माध्यम से मानव समाधान को प्राप्त करता है, और परिवार में समाधान के साथ समृद्धि उत्पादन पूर्वक प्राप्त होती है, जिसको मैंने कहा कि स्वावलंबन विधि से जो है हम समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। यदि परिवार स्वावलंबी होते हैं तो समाज में समृद्धि आती है, समाज स्वावलंबी होता है तो राष्ट्र में समृद्धि आती है, राष्ट्र यदि स्वावलंबी होता है, यदि सभी राष्ट्र दुनिया के स्वावलंबी होते हैं, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, तो इस धरती पर जो मानव की आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन होता है। लेकिन ये जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, यदि समाज न्याय नहीं होता है, समाज में न्याय नहीं होता है, तो हम लोग देखते हैं कि उत्पादन कहीं पर भंडार के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और कहीं पर जो उत्पादन होता है वो मिलता नहीं है। जैसे हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ भूख से मरने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। हमारे देश में भी बहुत सारा ऐसा आबादी है। एक अनुमान के हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग 30% आबादी ऐसी है जो भरपेट भोजन नहीं कर पाती, और कई जगह ये भंडार के रूप में इकट्ठा होता रहता है। तो इस प्रकार से अमीरी गरीबी के बीच में खाई बन जाती है। तो केवल उत्पादन करना जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, उत्पादन के साथ न्यायपूर्ण तरीके से उसके विनिमय को सुनिश्चित करना भी हमको समझना होता है। तो उत्पादन करना एक काम होता है, उत्पादित वस्तु की सुरक्षा करना दूसरा काम होता है, और उत्पादित वस्तु के सदुपयोग को सुनिश्चित करना ये तीसरा काम होता है। यदि हम व्यवस्था के क्षेत्र को समझते हैं तो जो उत्पादन की विधि, प्रक्रिया, प्रणाली को समझने से हम इसको, इस क्षेत्र को कहते हैं कि ये आर्थिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक एरिया है, या इकोनॉमिक सिस्टम है, व्यवस्था कह सकते हैं। दूसरा है जिसमें अर्थ की सुरक्षा करते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक व्यवस्था है। और तीसरा है जिसको हम लोग अर्थ का सदुपयोग कहते हैं, जो भी हमने तन मन धन के रूप में अर्जित किया है, जो भी हमने फल, खाद्यान्न, सब्जी, फल और इंडस्ट्री के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया है, उनके सदुपयोग को सुनिश्चित करना भी हमको सीखना पड़ता है। यदि हम इसको सीखते नहीं हैं तो गरीबी अमीरी के बीच में खाई बनी रहती है, और फिर ऐसा भी होता है कि गरीबों के अंदर अमीरों के प्रति विरोध पैदा होता है, और अमीरों में असुरक्षा की भावना आती है, इसलिए उनको सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है। तो इससे पता लगता है कि न्यायपूर्वक ही सुरक्षा होती है। अन्यायपूर्वक आप सुरक्षा का कितना भी कवच बना लें, आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो संपन्न लोग हैं उनकी ये जवाबदारी है कि जो लोग अभाव में जीते हैं उनके लिए भी वस्तुओं को सुलभ कराएं। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसी कालिदास की एक समय थी, कि वो जिस पेड़ की डगाल पे बैठे थे उसी डगाल को काट रहे थे, है ना। तो हम लोग सुरक्षा का इंतजाम करके हम ये सोचते हैं कि हम अपने को सुरक्षित कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो विरोध होता है, यही विरोध जो है हिंसा में बदलता है, हिंसा युद्ध में बदलता है, और युद्ध अमानवीयता को जन्म देती है। तो इस प्रकार से समाज न्याय को सुनिश्चित करना, यानी
उत्पादित वस्तु के सदुपयोग को सुनिश्चित करना भी मानव व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो मानव में एक आर्थिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था और एक समाज व्यवस्था है। समाज व्यवस्था पूर्वक उत्पादित वस्तुओं का सदुपयोग सीखना होता है। राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से तन मन धन रूपी जो अर्थ है उसकी सुरक्षा को समझना होता है। और जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था कह रहे हैं उसमें उत्पादन प्रणालियों को, उत्पादन प्रक्रिया को, प्राकृतिक नियमों को समझना होता है, ताकि प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका सदुपयोग करके मानव अपनी आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करके जो अभाव है उससे मुक्त हो सके। तो इस प्रकार से मानव के जीने के ये 4 आयाम हैं। इससे जो उपलब्धि होती है वो समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व है। सामाजिकता पूर्वक ही मानव जाति में अभय आता है। यदि असामाजिकता होती है तो मानव में भय बना रहता है। तो जो मानव में संबंधों में विश्वास होता है वही अभय को जन्म देता है। यदि मानव संबंधों में अविश्वास होता है तो मानव में भय बढ़ता जाता है, जबकि हर व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहता है। तो जब मानव समाज में भय होता है तो भय ही आतंक को जन्म देता है। जैसे कोई आदमी डरा हुआ होता है तो उसका जो आचरण है, व्यवहार है, वो अनियंत्रित, असंतुलित हो जाता है। उसी को आतंक कहते हैं। आतंक का मतलब होता है अनियंत्रित आचरण, अनियंत्रित हिंसा, है ना, उसको हम लोग आतंक कहते हैं। तो भय आतंक को जन्म देता है, आतंक जो है हिंसा को जन्म देती है, हिंसा युद्ध को जन्म देता है। और जो भय है वो अविश्वास के कारण आता है। यदि आपस में विश्वास होता है तो भय से मुक्ति होती है। तो इसलिए विश्वास ही सामाजिकता का आधार है। इसलिए हमको मानव संबंधों में विश्वास आधार मूल्य के रूप में समझ में आता है। और यदि हम परस्परता में विश्वास पूर्वक जी पाते हैं तभी हम सुखी होते हैं। यदि हमारे संबंधों में जैसे माता पिता का बच्चों पे विश्वास उठता है या बच्चों का माता पिता पे विश्वास उठता है तो घोर पीड़ा होती है ना। जैसे भाई भाइयों के बीच में विश्वास की कमी होती है तो भाइयों के बीच में दुख होता है, समस्या बन जाती, पीड़ा हो जाती, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान की अदालतों में करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उस दर्ज मुकदमों का मूल कारण है मानव संबंधों में नहीं जी पा रहा है, विश्वास को नहीं समझ पा रहा है। तो इस प्रकार से मानव समाज जो है वो अपने लिए पीड़ा को जन्म दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे मुझे बात करना थी और मैंने आपके सामने कुछ मुद्दे उछाले हैं। आप लोग आपस में इन पे विचार कर सकते हैं। आपके जो कॉलेज के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, जो बहुत सेंसिबल अध्यापक हैं, जिन्होंने ये मूल्य शिक्षा के व्याख्यान को सुनिश्चित किया है, वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। उन सब से भी मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को बनाए रखें। कभी क्लासरूम में भी बना के रखा जा सकता है और कभी क्लासरूम के बाहर भी अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से भी इस चर्चा को हमको समाज में प्रतिष्ठित करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जन संवाद के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठित होती हैं और सकारात्मक प्रवृत्तियाँ जो हैं वो जन संवाद के माध्यम से जो है वो जर्मिनेट होती हैं। तो इसलिए और विद्यार्थियों की भी जवाबदारी होती है, क्योंकि आप लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं तो एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ चुके होते हैं और कुछ ही सालों के बाद जो है आप एक जिम्मेदारी की जगह पे आ जाएंगे। जिम्मेदारी का मतलब होता है जब हम कर्तव्य दायित्व को स्वीकार करते हैं, जब आप नौकरी की जगह पे जाते हैं या आप अपना कोई बिजनेस पैदा करते हैं या जब आपकी शादी विवाह हो जाता है। तो जब आपका विवाह हो जाता है तो आपको परिवार की जिम्मेदारी उठाना पड़ती है। और जब आप सामाजिक व्यवस्थाओं में जाते हैं, जैसे नौकरी में जाते हैं, तो नौकरी से संबंधित जो कर्तव्य दायित्व हैं उनको जिम्मेदारी का वहन करना होता है। तो इसलिए अब जो समय है वो मूलतः समझने का ही समय है, जिसमें आप अपनी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके साथ साथ जो है जीवन की शिक्षा पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि हमको परिवार के संरक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता भी व्यस्त रहते हैं और बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चों में संस्कार जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, उनमें जीने की समझ जो है वो विकसित नहीं हो पाती है
और इसके कारण से बच्चे जो है मनमानी तरीके से जीने लगते हैं, इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, उनमें स्वानुशासन की कमी दिखती है और इसके बाद धीरे धीरे उनका जो जीवन होता है वो दुखी हो जाता है, दबाव में हो जाता है, पीड़ा में हो जाता है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप स्वतंत्रता से जिएं, स्वायत्तता से जिएं, आपके जीवन में सुख आए, आपका पारिवारिक जीवन जो है बहुत सफल हो, आप अपने पारिवारिक जीवन में सुख शांति संतोष आनंद के साथ जिएं, आपके जीवन में जो है विश्वास सम्मान प्रेम स्नेह जो है वो निरंतर बना रहे, इसी कामना के साथ ही मैंने आपके सामने ये वक्तव्य रखा है। और कभी और भी अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो इसके साथ आपके कॉलेज KBN नायक इंजीनियरिंग कॉलेज और उनके जो नियामक हैं, जो डायरेक्टर हैं या जो प्रिंसिपल हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अध्यापक हैं जिन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया, मेरे साथ जो संपर्क में जिन्होंने मुझसे संपर्क किया वो इंगले सर हैं, तो इंगले सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ अक्षय सर थे शायद जो मेरा परिचय इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने का एक अवसर प्रदान किया। और ये मेरे लिए एक उत्सव की बात होती है जब मैं विद्यार्थियों के साथ बात करता हूँ। कभी ऐसा भी अवसर आएगा कि मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर आपके साथ संवाद करूँगा। वैसे मैं नासिक आता रहा हूँ, मैं नासिक एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी मैंने 7 दिन का शिविर किया था, और एक और इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ अध्यापकों के साथ 3 दिन रह के मैंने वर्कशॉप किया था। तो इसलिए मुझे नासिक, खासकर त्र्यंबकेश्वर के कारण से भी मैं नासिक को याद करता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक ऐतिहासिक शहर है और उसका अपना एक संस्कार है। नासिक का एक संस्कार है, उसमें कुछ एक आध्यात्मिकता है, कुछ सामाजिकता है, जो मैंने अपने प्रवास के दरमियान जो है वहाँ महसूस की थी। ये जो भी अध्यापक हमारे संपर्क में आए थे उनमें मैंने एक स्तर की सेंसिबिलिटी देखी थी, समझदारी देखी थी, संस्कार देखा था, जिसने मुझे प्रभावित किया था। और वो जो प्रभाव है मेरी स्मृति में अभी तक बना हुआ है। और जब भी मुझे नासिक का स्मरण आता है तो जिनके साथ मैंने समय गुजारा था वो सब मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। तो इसलिए कभी अवसर मिलेगा तो आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित होकर भी आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाइस डे सर। आप में से यदि कोई लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं, या जो भी आपके इस लेक्चर का जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं उन्होंने जो भी व्यवस्था रखी होगी उस अनुसार आगे की जो है कार्रवाई का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हॅलो, आवाज येतोय? येतोय सर। यस, सर येतोय। यस सर। प्रश्न असतील, इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई प्रश्न हो अगर इस लेक्चर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, सर हमारे साथ है अभी। ओके, स्वतःला इंट्रोड्यूस कर। नाम से इंट्रोडक्शन। ओके, सो मैं प्रोफेसर इंग्लिश सर, द HOD ऑफ FE. So I will request Professor Sushma Kunde, the Dean of Academics.
academics from our Logmiyar College to give the vote of thanks. धन्यवाद इंग्रज सर. डॉक्टर सुरेंद्र पाठक, एम आई ऑडिबल सर? यस यस डॉक्टर पाठक, यस क्या मेरी यस आवाज आ रही है? बहुत सर सबसे साफ आ पहले रही तो आप है. मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए. जी जी नमस्ते. नमस्ते सर. Respected Dr. Surendra Pathak, on behalf of Krantivir Vasantrao Narayanrao Naik Shikshan Prasarak Samsthas, Loknete Gopinathji Munde Institute of Engineering Education and Research, I express my deep gratitude. और ये जो आपने आपके सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच किया है सर. आपका टॉपिक है मानवीय जीवन के विभिन्न आयाम, और आपके पूरे सेशन में आपने मानवीय जीवन के घर परिवार, समाज, मित्र परिवार, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और जैसे आर्थिक व्यवस्था जिसको आप न्यायपूर्वक सुरक्षा करने में आप बिलीव करते हैं, और समाधान और समृद्धि पूर्वक अपना जीवन बिताने में आप बिलीव करते हैं, और उस टॉपिक पे आपने हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. सर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. आजकल हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब AICTE के हिसाब से 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बच्चों के अंदर हमको डालने हैं सर. ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स माने हमारा बच्चा जब इंजीनियर होकर बाहर निकलेगा तो उसके अंदर ये 12 कलागुण होने चाहिए, जिसमें से 7 तो है टेक्निकल कलागुण और 5 जो आपने बहुत अच्छी तरीके से उनको कवर किया है, जैसे कि एथिक्स है, कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, आपके समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, ये सभी कलागुण, ये सभी गुण हम हमारे बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं. संस्कार तो उनके अंदर है ही, बट एक अच्छा नागरिक होने के लिए उनमें जो वैल्यूज चाहिए, उन सभी वैल्यूज के ऊपर आपने आपके इस व्याख्यान में प्रकाश डाला है सर. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जरूर हम लोग चाहेंगे कि हमारी डायरेक्ट मुलाकात हो, और इन द कोर्स ऑफ टाइम जैसे ये कोविड सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, I would like to request Professor Ingray and Dr. Sharma to arrange one more session due to with which our student will be enlightened with your knowledge, sir. Thank you so much. थैंक यू. धन्यवाद.